भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तान की सिफारती मुहिम में तेजी आ रही है। एक तरफ जहां बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती वफ़द न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया है, जहां पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी हुकूमत और थिंक टैंक से मुलाकातें मुतवक्के हैं, तो दूसरी तरफ खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोबारा सरगर्म हो रहे हैं और कल सऊदी अरब जा रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बताया कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़द 24 घंटे के लिए सऊदी अरब का दौरा करेगा और पाकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेगा। आपकी इतला के लिए कि हम कल केएस से कोई 24 घंटे के लिए विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे कल और मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ जाऊंगा। तो कल हम उनका भी जो सपोर्ट है, जो उनकी सॉलिडारिटी है, वो हम उनका कल जाके शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन इसके थ्रू आउट वो हमारे साथ राब्ते में रहे, प्रिंस फैसल खासकर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हालिया तनाज़े के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के भारत के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया। भारतीय मीडिया ने भी उनके दौरे को मनफी तौर पर पेश किया, इसलिए वो अगले दिन सुबह ही वहाँ से चले गए। इस तमाम जो टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट का जो पीरियड था उसके दौरान उनके वज़ीर ख़ारजा स्पेशली पाकिस्तान आए थे, अपना सैयद अब्बास इराक़ची, और यहाँ उन्होंने मीटिंग्स हमारे साथ की। फिर वो वापस तेहरान गए, वहाँ से फिर वो इंडिया गए। फिर इंडिया से मुझे उन्होंने फ़ोन किया और कहा, कुछ बातें कही, मैंने उनको उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी मैं दोबारा जाऊँगा, लेकिन वो इंडिया ने मेरा ख्याल है कि उनके साथ को फेयर ट्रीटमेंट नहीं की। वो अगले दिन फिर सुबह वो फिर वहाँ से चले गए। तो उनके जो लोकल मीडिया था उन्होंने काफ़ी मेरा ख्याल है उसको नेगेटिव वहाँ पोर्ट्रे किया उनके विज़िट को। पाकिस्तान की सिफारती मुहिम जारी है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकातें की। सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक और OIC के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी। अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस के मंदूबीन से मुलाकातें की। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक भारत बातचीत की अहमियत के हवाले से कहा कि अगर ISI और रॉ साथ बैठे हैं और मिलकर काम करें तो हम पाकिस्तान और भारत दोनों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी देखेंगे। Ultimately, the fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, which actually will be more effective, would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. At the moment, Pakistan is willing to put all cards on the table. We're saying, let's talk about terrorism, let's talk about Kashmir, let's talk about water, let's make peace. We're not shying away from any investigation, in fact, despite having no legal obligation under international law. We presented ourselves for international accountability because of the confidence we had that our hands were clean. There's only one country that is running away from dialogue, running away from an investigation, refusing to accept international law, refusing to accept the UN Charter. मगर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया भारत को यही मशवरा दे रही है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते पर चलना चाहिए। यहाँ तक कि जो भारतीय सिफारती वफूद मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं उन्हें भी यही मशवरा मिल रहा है। भारतीय अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल सिफारती वफ़द के रुकन राजीव राय ने भारत वापसी पर कहा कि एक तजवीज़ जो हर मुल्क की तरफ से आ रही थी वो ये थी कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। कई देश की यात्रा पर गए, क्या वहां आप लोगों ने पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर मैसेज दिया और जिन जिन कंट्री में आप गए उनका रिस्पांस कैसा था? हम लोग 5 देशों में गए थे, रसिया, स्लोवेनिया, ग्रीस, लाटविया और स्पेन में। 5 जगह जो उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन थी या सूचना नहीं थी, जो भी उनके डाउट्स थे हमने तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ क्लियर किया। एक जो कॉमन सुझाव और नेचुरल है, स्वाभाविक है, हर जगह से आता था कि यू शुड टॉक टू पाकिस्तान। साथ ही ट्रंप के सीज फायर से मुतालिक दावों पर वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी को कांग्रेस उनके सरेंडर से ताबीर कर रही है और राहुल गांधी समेत कांग्रेस रहनुमा तंज करते हुए ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। मगर इस तंजिया जुमले के इस्तेमाल पर बीजेपी रहनुमा और गोदी मीडिया के एंकर्स ने राहुल गांधी पर चढ़ाई कर दी और खुद ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस के होते हुए भारत ने माजी में कब सरेंडर किया। बीजेपी रहनुमा रुकने पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान ने भी नहीं दिया। क्या राहुल गांधी उनसे भी एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी की पार्टी और खानदान की तारीख हिंदुस्तान के सरेंडर से भरी पड़ी। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे, परंतु
पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला कि भारत ने सरेंडर किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? तो राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। इसी तरह बीजेपी की मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर आला मोहन यादव ने राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा करते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी तक मैच्योर नहीं हुए। प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रम्प की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। राहुल को माफी मांगना चाहिए। इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं। उनके अपने व्यवहार की जो भाव है, वो भाव ही बताते हैं कि वो अभी कब मैच्योर होंगे, कब परिपक्व होंगे। वैसे ही उनके साथ वाले जो ताली बजाते इस बात पे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। मगर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया भी राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए वजीर आजम मोदी के दिफा में सामने आ रहा है। ऑपोजिशन के पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के मुतालबे पर मोदी खुद तो जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर गोदी मीडिया कह रहा है कि पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि इजलास बुलाया तो वजीर आजम मोदी से सवालात होंगे और सवाल पूछने का क्या फायदा। भगवंत मान हो या राहुल गांधी, ये ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लेकिन हर वक्त कॉमेडियन के रोल में रहते हैं, इसलिए इनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। विरोधी दलों के नेता संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, ये सबको पता है। वो संसद में हमारी सेना की शौर्य गाथा नहीं सुनेंगे, वो तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछकर हीरो बनने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, वो कहेंगे मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो गई, भारत पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया। वो सेना की तारीफ करेंगे और सेना को खुली छूट देने वाले को कायर कहेंगे। वो सेना का गुणगान करेंगे लेकिन सेना के हाथ मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे। सवाल यह है, क्या ये सब करने से देश का फायदा होगा? क्या ये सब कहने से हमारी फौज का हौसला बढ़ेगा, या इससे सिर्फ उन नेताओं की ईगो सेटिस्फाई होगी जो मोदी से परेशान है? मगर बीजेपी और गोदी मीडिया की इस तनकीद के बाद कांग्रेस नरेंद्र सरेंडर का जुमला मजीद शिद्दत से इस्तेमाल कर रही है और इसमें मजीद डायलॉग्स भी शामिल कर रही है। कांग्रेस रहनुमा प्रमोद तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी का तीर सीधा निशाने पर लगा है, सारी दुनिया जानती है, और खुद ट्रंप 12 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सरेंडर करवाया। राहुल गांधी का तीर सीधे निशाने पर लगा है। मैं कहता हूं कि अगर साहस है भारतीय जनता पार्टी में तो अपने नेता नरेंद्र मोदी से कहें कि झूठ बोल रहा है ट्रंप ने नहीं कहा और इनको सबको लगा देता है, कुल बुलाने लगते हैं। अरे मैं सीधे कहना चाहता हूं, बात दो लोगों के बीच में है, ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। ट्रंप कहता है मैंने कहा, मैंने सरेंडर कराया, तो मोदी जी क्यों नहीं कहते कि नहीं सरेंडर हमने नहीं कराया, सरेंडर किसी ने हमसे नहीं कहा, हमारी सेना के हिसाब से जो आवश्यकता थी हमने की। ये कहने का साहस क्यों नहीं जुटा रहे हैं वो? साथ ही कांग्रेस के मरकजी रहनुमा पवन खेरा ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 11 साल से अपने हीरो की फिल्म बना रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर, मगर जब फिल्म बन गई तो वो निकल आई नरेंद्र का सरेंडर। 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई, पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए, बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की हो, व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं आपने, आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं अपनी नसें दिखते हुए, सिंदूर सिंदूर सिंदूर, कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को? आंख उठाकर नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। कांग्रेस की इस तनकीद को बीजेपी हुकूमत हुब्बुल वतनी से जोड़ रही है, मगर खुद भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम तकसीम की सियासत शुरू कर दी है। खुद बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को इस्तेमाल करके वजीर आजम मोदी की तशहीर कर रही है, वोट मांग रही है। और जब मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने सिंदूर के लफ्ज़ के इस्तेमाल पर नरेंद्र मोदी पर तनकीद की और पहलगाम वाक़े पर सवाल उठाए, तो भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने कह दिया
कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर पर तनकीद करके मुसलमान वोट बैंक को खुश करना चाह रही हैं। इस पर जवाब देते हुए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तर्जुमान ने कहा कि बीजेपी की पूरी सियासत डिवाइड एंड रूल की सियासत है और ये लोगों को तकसीम करने में लगे रहते हैं। The fact is, Mr. Amit Shah's politics is all about divide and rule. डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ये लोगों को बांटने में लगे रहते हैं और इससे देश घातक हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है, देश मजबूत नहीं होगा अगर आप लोगों को बांटेंगे इस तरह से। He only wants to divide Hindus and Muslims, states which are BJP ruled and states that are not BJP ruled, center versus Bengal. Divisiveness is his politics, and this is the kind of divisive politics that is weakening India. Will Mr. Amit Shah tell us how did the terrorists infiltrate Pahalgam? Any other self-respecting home minister would have resigned by now. It is they who are politicizing Operation Sindoor. इसी तरह भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने बीजेपी की इसी तकसीम और मुसलमान मुखालिफ सियासत पर बात करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत खुद पर उठने वाले सवालात से तवज्जो हटाने के लिए इसी सियासत का सहारा ले रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से भारत की जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम एंगल की तलाश हो रही है ताकि बहस में आग लगे और लोग तमाम सवालों को भूल जाएं। बकरीद आ रही है, उम्मीद बकरे से है कि वही कुछ बेड़ा पार लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोलने की जिम्मेदारी इनकी ही है। इन्होंने बोला ही नहीं, बोल भी नहीं रहे। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान की स्वीकृति के बाद भी चारों ने चुप्पी साध ली है, जैसे इन चारों ने रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान की बात ही ना सुनी हो और जनरल ने जो कहा है वही समझें। समझकर भी पल्ला झाड़ लिया गया। क्या इसलिए अमित शाह खुद को मुस्लिम एंगल में व्यस्त रखना चाहते हैं? कौन इस देश में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहा है, बताइए। फिर क्यों उन्होंने कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया जा रहा है? अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, यह जानकारी क्यों छिपाई गई? क्या यह पूछना ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करना है? रक्षा प्रमुख चौहान ने आधी बात बताई है और जनता बाकी बात पूछेगी। और अमित शाह बंगाल जाकर कहते हैं ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करती हैं ताकि मुसलमान खुश रहें। अमित शाह यह क्यों भूल गए कि वडोदरा में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को फोन कर बुलाया गया ताकि परिवार के लोग प्रधानमंत्री पर फूल बरसा सकें। किसी भी तरह से इस तरह से सेना के परिवार को बुलाया जाना गलत था। ऑपरेशन सिंदूर में बिहार के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, हिमाचल प्रदेश के दिलावर खान, बंगाल के ही झंटू अली शेख शहीद हुए हैं। आप कुछ भी ना करें तो हर दिन मुस्लिम एंगल ठेला ही जाएगा ताकि आप लगातार उसी दिशा में सोचते रहें और देश के सामने जो बड़े सवाल हैं उन पर लौट कर ना आए। जबकि कांग्रेस ने अमित शाह के भारतीय मुसलमानों से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि जब आप मुल्क के अंदर मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर के मुखालिफ करार देंगे और बाहर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो कौन भारत की बात सुनेगा? We have members of parliament going around all the world talking about the case against Pakistan, and it's a united front. We have the Home Minister goes to West Bengal and says Muslims are not happy with Operation Sindoor because it's against Pakistan. Can you imagine this? So on one side, Muslims have a problem, exact words are Muslims have a problem with Operation Sindoor conducted by the Indian Army against Pakistan. Now, there you're going out and saying this. Inside India, you're saying this on a public platform where news organizations around the world can pick it up and then say, who's going to listen to India? Because they're a divided house, they're insulting, they're talking against Muslims there, and on the outside they're coming and talking against Pakistan. Nobody will believe us because the Home Minister of this country should stop doing this divided politics. It's very, very pertinent.
साथ ही भारतीय सिफारती वफूद पर भारत में तनकीद भी हो रही है कि सिफारती वफूद को जिस काम के लिए भेजा गया था उसमें तो वो कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं। भारत में जो सवालात उठ रहे हैं कि जिन्होंने पहलगाम वाक़या किया उनको तो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, लोग मारे गए हैं, लेकिन जो वफूद भेजे वो टैक्स पेयर के पैसे पर मज़े कर रहे हैं। जाने ना माने तू या माने ना। I have my own speed.